तो इसलिए किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका होता है वो सिर्फ और सिर्फ तरीका एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हैं। पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमको ये पता रहता है कि एक बेस रहता है, एक हाइट रहती है, इनके बीच में परपेंडिकुलर बनता है और ये हाइपोटेनस हो जाती है। ठीक, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हर बार कोशिश यही करना है तुमको कि स्टार्टिंग बेस को 1 मान के करना है। अब 1 यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो लेकिन रहेगा वो 1। तो ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर से तुमसे मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हर बार तुमको वहां पर लिखना होगा 1 यूनिट। इसलिए हर बार तुमको उस जगह पर 1 यूनिट रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्टिंग बेस को 1 यूनिट मानकर और फिर इसी तरह से परपेंडिकुलर को भी, और परपेंडिकुलर को तो हर बार 1 यूनिट मानो। मानने को कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन तुमको अपने मन से समझ में आएगा कि क्यों बेस को 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मान रहे हैं, बेस को क्यों बदल दे रहे हैं, परपेंडिकुलर को सिर्फ 1 यूनिट माने ले रहे हैं। तो बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। ठीक, यहाँ पर यूनिट लिख जरूर देना, अगर ना लिखोगे तो खैर इतना गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यूनिट लिखे रहने से एक चीज़ पता चलती है कि ये 1 यूनिट है। यहाँ पर हम बिल्कुल एसएसटी में जैसे मैपिंग नहीं किया करते थे कि जैसे तर्रा से बांदा के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी, और मैप में हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप रखा, तो वहाँ पर जो 3 सेंटीमीटर है वो रियल में 30 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर भी ये जो 1 यूनिट है इसको तुमको किसी न किसी दूसरी मेजरमेंट के इक्वल मानना पड़ेगा। तो अगर स्केल से खींचना, तो मैं एक बात बताता हूँ, अगर पॉइंट में कोई रेशनल नंबर ना हो, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या पॉइंट में ना हो, तो हर बार 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेना। 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानने से खुद अपने मन से जब कॉपी में लगाओगे तब पता चलेगा। मानने को 1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हो, 3 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हो, 1.5 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हो, किसी को भी 1 यूनिट मान सकते हो। लेकिन एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखना कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न ढूंढ लो, उसी पैटर्न पर चलते जाओ, क्वेश्चन याद रहेगा। अगर हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न बदल दोगे तो क्वेश्चन तरीके से ये नहीं याद रहेगा। इसलिए हर बार 1 यूनिट के लिए तुम 2 सेंटीमीटर दिमाग में एक तरह से बैठा लो। क्यों, उसकी जरूरत अभी तुम जब खुद कॉपी में लगाओगे तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। इसी तरह से इस पर परपेंडिकुलर भी मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। तो मैं बार बार 2 सेंटीमीटर नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ अब बोलूँगा कि यहाँ पर 1 यूनिट की लाइन, यहाँ पर भी 1 यूनिट की लाइन। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टी, यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में, उधर जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2, यानी कि हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, √2। ठीक, इतना आया। अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर सब कुछ लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल का भी पोर्शन लग रहा है और इसी तरह से सर्कल का भी पोर्शन लगेगा, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी लगेगा। तो तीनों चैप्टर की हल्की फुल्की चीज़ इसमें देखने को मिलेगी, तीनों चैप्टर की। अब जो इसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए जब बात आती है, तो नंबर लाइन में हमको पता है कि हम सीधी सीधी एक ऐसी नंबर लाइन जानते हैं जिसमें हम होल नंबर या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना समझते हैं। फ्रैक्शन को, रेशनल नंबर को भी अब हम कर लेते हैं, जैसे बताया था कि 2/3 -1 राइट 1/2, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इरेशनल की तो हमको एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं कि कहाँ गिर रही, तो इस वजह से नंबर लाइन में हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 हर बार एक रेफरेंस पॉइंट मानकर स्टार्ट होगा, तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 सेंटीमीटर का गैप यहीं से शुरू, 2 सेंटीमीटर के गैप में मैंने 1 लिख दिया, फिर 2 सेंटीमीटर के गैप में मैंने 2 लिख दिया। ठीक, अब ये नंबर लाइन में तुमको कितनी नंबर लिखनी है, वो इरेशनल नंबर कौन सी रिप्रेजेंट करने के लिए कही गई उस पर डिपेंड करता है। सपोज दैट सबसे इजी, सबसे स्टार्टिंग 2 से अगर मैं बताऊं, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414,
तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि 1.414, तो √2 अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 के कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो जब तुमको पता है कि 1 और 2 के बीच में हो जाना है तो तुमको 2 से ज़्यादा खिंचाने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से इतनी नंबर को हमको पहले से अंदाजे लेकर चलना होगा। √5 होती तो तुमको तब 2 और 3 के बीच में खींचने की जरूरत होती, क्योंकि √5 की वैल्यू अब तुमको पता है कि 2.236 होता है, तो कंफर्म वो 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर √10 की वैल्यू होती तो तुमको कहां तक खींचने की जरूरत होती? 4 तक, 4 तक, क्योंकि √10 की वैल्यू तो 3 से ज्यादा ही आएगी ना, क्योंकि √9 की वैल्यू तो 3 हो गई, तो √10 की वैल्यू तो 3 से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब कि तुमको 4 तक फिर खींचने की जरूरत होगी। और जब तुम 4 तक खींचने तक की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद का कभी नहीं पूछा जाता, पूछा यही तक का जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तक जहाँ तुमको तरीका पता चल जाएगा तो उनको भी और मुझको भी विश्वास हो जाता है कि अब इसका तरीका पता चल गया, अब चाहे जैसी नंबर दे दीजिए निकाल सकते हो। अब इसके बाद अब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, इसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक तरफ कैलकुलेशन चलने लगना चाहिए कि तुम्हारा जो रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है वो हर बार बनेगा हाइपोटेनस। जो तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है वो हर बार बनेगा हाइपोटेनस। इसके अलावा बेस को तुम बेस ही रहने दो और परपेंडिकुलर को हर बार मान लो 1 यूनिट। बेस को बेस रहने दो, परपेंडिकुलर को मान लो 1 यूनिट हर बार। एक पैटर्न है, मैं बता रहा हूं, ये पैटर्न के अलावा दूसरे पैटर्न पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न पर चलोगे तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। सबसे जल्दी सॉल्व करने वाले में पैटर्न में है, बता रहा हूं मैं, नहीं तो अभी तो और भी चीजें बताऊंगा। अब इसको पहले सॉल्व करो, तो √2 का स्क्वायर 2, बेस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यानी कि बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बेस इज इक्वल टू, ये गलत कर दिया, माइनस होगा ना, तो 2 में 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 1। रूट होगा तो इसका कितना आ जाएगा? 1। ठीक, तो मतलब कि अब तुमको इससे मतलब नहीं है, तुमको तो इसको तो रिप्रेजेंट करना है, तुमको मतलब किससे? बेस से और परपेंडिकुलर से, यानी कि तुमको पता चल गया अब कि परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना है और बेस को 1 यूनिट। ठीक, तो मतलब कि दोनों को 1 यूनिट लेना है। अब स्टार्टिंग करो, हर बार स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 यूनिट तुमने बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, स्केल से थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देना ताकि समझ में आने लगे कि तुमने यहाँ पर 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया। अब जब तुमने यहाँ पर 1 यूनिट ले लिया तो तुम यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख दो एक बार 1 यूनिट। तुमने यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की लाइन खींची? 2 सेंटीमीटर। तो इसका बहुत ध्यान देना कि 2 सेंटीमीटर यहाँ है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी हो, अगर नहीं होगी तो गलत। ठीक, तो मतलब कि ये एक कैसा ट्रायंगल बनेगा? अच्छा बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल तो है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्योंकि ये और ये साइड दोनों इक्वल ना हो जाएगी। जब 2 साइड इक्वल हो जाएगी तो आइसोस्केलस ट्रायंगल ना हो जाएगा। तो ध्यान देना कि अगर कॉपी घुमा लो आइसोस्केलस ट्रायंगल दिखे तब समझ जाओ कि हाँ बराबर बनाया हो। अगर आइसोस्केलस ना दिखे, अगर मैड एंगल दिख जाए तो सही है, अगर टेढ़े मेढ़े दिखे तो गलत। और क्या, यही है, एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल किसका नहीं दिया जा सकता, सबका दिया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो, मैं इधर छोटा सा लिखे दे रहा हूँ 1 यूनिट। ये 90 डिग्री पर खींचा, दिखाना चाहो तो दिखा दो, ना दिखाना हो ना दिखाओ, लेकिन अभी स्टार्टिंग में दिखा दो क्योंकि अभी पूरी जानकारी लेनी है। अब इसके बाद ये यहाँ से लाइन इसको खींच देंगे तो इसको जोड़ दो। तो अगर ये 1 यूनिट ली है, ये 1 यूनिट ली है, तो ये क्या बचेगी? √2 यूनिट, क्योंकि अभी तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 ही तो आएगी। पाइथागोरस से करेंगे तो 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर इज इक्वल टू ही तो ये आएगा। अब इसके बाद तुम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ये किसी एक सर्कल की रेडियस हो,
तो इस सर्कल की रेडियस चाहे यहां पर देखें, चाहे सर्कल जहां पर भी बनाएं, चाहे कहीं पर भी देखें, ऊपर से छोटा हो गया, उल्टा बनाया ना। तो अगर यहां से लेकर यहां तक एक रेडियस है, सही है, पास से नहीं समझ में आ रहा इतना, लेकिन अगर ये यहां से लेकर यहां तक रेडियस ये वाली लाइन है, तो अगर मैं ये यहां से लेकर यहां तक करूं तो जो ये रहेगी वो भी यही रहेगी। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक करूं तो जो ये रहेगी वो भी यही रहेगी। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर √2 लंबाई यहां पर मेरी निकल आई है, ये √2 यूनिट की निकली है, तो अगर ये √2 यूनिट की यहाँ पर है और मैं सर्कल के उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए इसको सेंटर मानते हुए इस लाइन से एक ऐसी ही आर्क यहाँ तक ले जाऊं, तो जो √2 की लंबाई यहाँ पर थी, तो इस नंबर लाइन में भी तो वही √2 यूनिट की तो लंबाई गिरेगी, गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंपास की निडल को रखते हुए यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क खींच देंगे। तो यहां से ऐसे ये आ जाएगी। अब कोशिश करना, अब खींच देना नहीं कहना, अब कह देना कट कर देंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा, और वो भी द शांतिधाम स्कूल में। एज हिंदी आवर मदर टंग बट यू हैव ऑल टू स्पीकिंग इंग्लिश, है हो गया ऐ समझ में। तो अब जैसे यहां से लेकर यहां तक √2 यूनिट हो गई, तो उसी तरह से जब ये आर्क यहाँ पर कटेगी तो क्या 0 से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या √2 यूनिट ना होगी, होगी कि नहीं होगी। और जब √2 यूनिट हो गई तो हम उसी पॉइंट को तो वही रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर शो कर देते हैं, वही पॉइंट तो रिप्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट नंबर लाइन में ही तो गिरा, नंबर लाइन में गिरा पॉइंट, तो जब ये पॉइंट नंबर लाइन में गिरा तो इसका मतलब कि ये गिरा √2 लेंथ का। तो ये जो पॉइंट होगा ये इस तरह से a ब्रैकेट में √2 और बाकी पूरी वही कहानी, a √2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन खींच दी, इसमें ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसमें अब मैं 3 ले लेता हूँ क्योंकि मुझको अभी 3 की इसमें अब ज़रूरत पड़ने लगेगी। देखो गैप बराबर बराबर दिख रहा है। यहाँ पर एक पहले बेस 1 यूनिट का खींचेंगे, थोड़ा हाईलाइटेड उसी के पास, ये बीच में ये गैप ना ले आना, इसमें स्केल नहीं इस वजह से है, नहीं तो गैप ना ले आना, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कर देना, ठीक। और इसी इतनी ही ऊपर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। हाँ बिल्कुल 100% वही एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है, 2 सेंटीमीटर किलो तो काम चल जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, तो मैं इसको 1U केवल लिखूंगा आपसे, ठीक, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 यूनिट, ठीक। और ये जो खींची ये √2 यूनिट आई, इसको भी मैं अंदर लिख रहा हूँ। अब ये तो चलो रही बात 2 की थी, अब √3 की सोचो। तो √3 के लिए फिर यही स्टेप फॉलो करेंगे। नीचे बताओ, नहीं तो ऊपर वाला आता ही नहीं मोबाइल में। √3 के लिए अगर √3 रिप्रेजेंट करना हो तो हाइपोटेनस को क्या मान लेंगे, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को ऐसे ही माने रहो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो, 3 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि बेस इज इक्वल टू √2। यानी कि अब तुम्हारा बेस क्या बनना चाहिए, √2 और परपेंडिकुलर 1 यूनिट। ये जो वैल्यू निकलती है तो बेस की ही तो निकलती है ना। तो अब √3 की नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको √2 को बेस बनाना होगा, और √2 को बेस बनाओगे कैसे बिना √2 को रिप्रेजेंट किए। तो इसलिए कहा गया होगा कि √3 जो है वो टफ है, क्योंकि उसके लिए पहले √2 को बेस लायक बनाना भी तो होगा, पहले √2 को तो बनाना होगा, क्योंकि √3 की लाना तो हमको √2 है, √2 को बेस बनाना, तो ये बेस तो तब बनेगा ना जब वो पहले से बनाया हो, और उसमें बनाया तो है नहीं नंबर लाइन में। तो हमको तो पहले अब √2 को रिप्रेजेंट करना होगा और फिर उसमें √3 को करें। अब देखो, अगर देखोगे तो बेस √2 देखो मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन तुम जब करोगे तो तुम्हारा √2 क्वेश्चन अलग हो गया, √3 के लिए तुमको फिर से इसको अलग से बनाना होगा, और फिर उसमें तुमको √3 और आगे जाना होगा। बताओ आगे। तो ये बेस √2 बना,
ये बेस हो गया √2, तो मतलब कि अब जो ट्रायंगल बनेगा वो इसी के ऊपर चढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है, तो इसको हमेशा याद रखने के लिए इसका यूज़ कर लेना। दिख रहा है बिल्कुल 90 डिग्री एल शेप में है ना, तो बिल्कुल एल शेप में है। स्केल से जब करोगे कई बार कंफ्यूजन होती, अभी देखना, अभी आज तो नहीं बनवा रहा हूँ, नहीं तो कल बनवाऊंगा, कल इसी की प्रैक्टिस होगी। तो इस एल शेप का यूज़ करते हुए इसको ऐसे रख देना, देखो ऐसे रखा है, या तो इधर से मैं रख के दे रहा दिखाई दे, ये देखो ऐसे रख दिया, दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ये एक ऐसे होगा और ये ऐसे हो गया। अभी तो चलो मैंने हाथ का यूज़ कर लिया, अगर इस तरह से ना बन पाए तो सेट स्क्वायर तो देखे होगे, सेट स्क्वायर लियो, ये ज्योमेट्री बॉक्स ये किसका है, इसी में होना चाहिए ना सेट स्क्वायर। हाँ ये लो दिखाओ, हाँ यही देखो, ये सेट स्क्वायर है, फिट बैठ गया है ना, बिल्कुल फिट बैठा। अब इसको ऐसे ही रख दो इसमें, तो मतलब कि ये जो सेट स्क्वायर है आज इसका काम समझ में आएगा, नहीं तो हमारे तो समझे में नहीं आता था कि आज तक इसको दिया किस लिए जाता है, लेकिन सचमुच में इसका रियल में काम होता है, काम लाने लायक तो बने। इसी तरह से कंपास के बजाय जो डिवाइडर होता है जिसमें दोनों तरफ पॉइंट रहता है, समझे में नहीं आते कि उसका क्या काम है, इसमें पेंसिल कहाँ फंसाएं, लगता है दुकान वाले ने गलत दे दिया है। तो ऐसा नहीं, हर एक का यूज़ होता है। तो इसमें फिर इसको देखो पूरा परपेंडिकुलर बन रहा है ये, तो इसको इस तरह से रखना है, ये ऐसे, ठीक, नीचे वाली लाइन इसके बेस से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, तो ऐसे रखना है। और इसमें देखो साफ साफ इसमें जब देखोगे तो 2 सेंटीमीटर इसमें दिखाई देगा तुमको, इसमें भी स्केल की तरह मेजरिंग होती है। तो जैसे इसमें दिखाई दे तो इस पर पॉइंट इसी के ऊपर कॉन्साइड करके या ओवरलैप करके, कॉन्साइड या ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर मिल जाना, तो इसकी जो बेस वाली लाइन है इसी के ऊपर ओवरलैप करके ऐसे 2 सेंटीमीटर आगे खींचा देना। आया समझ में? और अगर ये सेट स्क्वायर ना हो तो पहले हाथ से पता करो कि किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। तो देखो इस तरह से इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, तो तुम अगर स्केल लिए रहोगे तो स्केल को तुमको ऐसी डायरेक्शन में रख देना, और जैसे इस डायरेक्शन में रखोगे वैसे ही आ जाएगा। आया समझ में? अभी यही राइट हैंड थंब रूल फिजिक्स में भी लगेगा, 11th या 12th में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। अभी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी आएगा। अभी पता है जब मैं पढ़ा करता था, फिजिक्स वाले सर पढ़ाते थे, तो एक दिन वो डायरेक्शन दिखाना बता रहे थे कि अगर कभी भी करंट फ्लो होती तो किस डायरेक्शन में होगी, या मैग्नेटिक फील्ड है तो कहाँ से कहाँ होगी। तो वो हाथ इस तरह से किए रहते थे, ऐसे मोड़ लेते थे, तो बताते थे देखो जैसे अंगूठा ऊपर की तरफ है उधर डायरेक्शन होगी। मैं समझता था कि सर ने हाथ ऐसे किया ऐसे मोड़ लिया, मैं हाथ ऐसे करके ऐसे मोड़ लूँ तो नीचे हो जाएगा, या तो हाथ मेरा ऐसे तो ऐसे मोड़ लूँ तो इधर हो जाएगा। हाथ नीचे का कब ये ऐसे हो जाता था, कब ऐसे हो जाता, समझ में नहीं आता था। तो अभी देखना, अभी तो मैंने बता दिया, लेकिन रखते समय तुम लोगों को भी हो सकता है दिक्कत हो। तो खैर यहाँ पर आया समझ में। अब इसके बाद ये 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर खींच दी, इसी तरह से ऐसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जब परपेंडिकुलर तुम बना दोगे फिर सेट स्क्वायर रखोगे तो बिल्कुल मैच करेगा। ये रख के चाहे चेक कर लेना, और अगर मैच ना किया तो समझ जाना 100% गलत है। ठीक, तो यहां पर इसको बिल्कुल बराबर बनाना होगा। लग रहा है? तो ये √2 यूनिट बेस, ये 1 यूनिट हाइट या परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस क्या बनेगा फिर? √3 यूनिट होगा। अब फिर वही सर्कल वाला कॉन्सेप्ट कि अगर यहां से लेकर यहां तक की आर्क में ये √2 गिर रहा था, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस हुई वो √3 हुई, तो यहां तक का आर्क लेकर अगर यहां गिराएंगे तो क्या √3 की डिस्टेंस इसमें ना आ गई? आगे की नहीं आ गई? तो एक बार फिर मैं इसको अभी रिप्रेजेंट किए देता हूं। ये ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल वैसे कि जैसे पिज्जा का स्लाइस कटा हो, है ना? ये बिल्कुल बराबर कटना चाहिए, किसी को ना ज़्यादा किसी को ना कम मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। फिर ये वाला
ये लग रहा है अंदर की टॉपिंग्स वाला हिस्सा है, ये बाहर का बेस वाला हिस्सा है, नहीं लग रहा? बाहर से मोटा मोटा जो रहता है ब्रेड की तरह मस्त कुरकुराता है ना। तो ये क्या हो गया 1.414, ये क्या हो गया 1.732। तो एक बार क्या यहाँ पर देख लो, इससे भी तुम अंदाजा लगा सकते हो। देखो जब सब चीज़ का पता हो ना, जब हर एक चीज़ का नॉलेज हो, तो सब समझ में आता है कि कहाँ से गलत जा रहा है, कहाँ से सही। सोचो ये 1.4 लगभग सही गैप दिख रहा है, क्योंकि 1 और 2 के बीचों बीच से तो थोड़ा कम होना चाहिए, तभी 1.4 बनेगा, और 1.7 उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे भी आइडिया लग जाएगा। और अगर पता चला कि तुमने यहाँ पर पॉइंट रख के ये बाहर जाने लगा 2 के, समझ जाओ हो चुका काम तुम्हारा। तो आइडिया होना चाहिए ना कि अगर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं। अब तो ये √3 हो गया। अब सोचो अगर √4 को रिप्रेजेंट करना होता तो अब इसके ऊपर हो जाता। अब ना दिमाग चला, √4 खुल ना जाएगा। देखो ये है फायदा होता है पैटर्न का। जिस पैटर्न में चल रहे हैं तो सालों साल की मेहनत चौपट कर दी उस पैटर्न में, इस पैटर्न में चल रहे हैं तो इसी के ऊपर हो जाएगा। जबकि दिख रहा है साफ साफ कि √4 2 हो जाएगा, तो इससे आसान क्वेश्चन कोई पूछने वाला है भला? सीधा सीधा तुमको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये √4 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। और बताओ अब इससे ज़्यादा टफ क्या होगा? आए समझ में? लेकिन करेंगे अभी इससे ही। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये कैसे वेरीफाई हो रहा है। देखना अब तो पता चल गया ना, √4 को यहाँ पर आना चाहिए। अब इसके बाद यही स्टेप इसमें भी फॉलो होगा। देखो तरीका है, तो चाहे ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करो, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, तरीका बदल जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंट करने का जो पॉइंट है वो थोड़ी बदलेगा। तो उसको वेरीफाई करते हैं। तो √4 अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो √4 फिर से वही हाइपोटेनस बनेगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमको नहीं पता, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा, तो यानी कि बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यानी कि अब बेस क्या बनना चाहिए √3, और फिर इस पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर, 1 यूनिट परपेंडिकुलर जाएगा, तो इस पर फिर से वही ऐसे रख देंगे, बिल्कुल इधर साइड जाने लगा, तो ये यहां से लेकर ऐसे ये परपेंडिकुलर हो गया, 1 यूनिट रहेगा, हो गया। तो ये हो गया 1 यूनिट, और ये √3 यूनिट था ही। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को खिंचाएंगे तो ये हाइपोटेनस कितने यूनिट बन जाएगा √4 यूनिट बन जाएगा। अब √4 यूनिट है तो इसको यहां से लाएं, सही है। देखो √4 जो है उसको गिरना तो 2 पे ही चाहिए ना, तो क्या 2 पर ही नहीं गिर रहा? और जब अपने मन से कॉपी में बनाओगे तब भी ये गिरेगा। यहाँ पर तो चलो ठीक है कि मुझको पता है कि 2 पर गिरना है, तो सर ने ऐसे यहाँ पर गिरा दिया, ऐसे कैसे इतना गुलाई में खींच गया कि 2 पर ही गिरा। लेकिन फिर भी जब अपने मन से करोगे ना, एक्यूरेट वैल्यू लेकर करोगे, तुम चेक कर लेना इसी तरह से यहीं पर ही जाके गिरेगा। तो देखो ये तरीका तो वेरीफाई हो रहा है ना। अब तुमको ये चीज पता चल गई होगी कि पहला बेस √1 यूनिट, फिर √2 यूनिट, फिर √3, फिर √4, इसके बाद अगर मैं बना दूंगा तो क्या आ जाएगा √5। तो एक बार परपेंडिकुलर फिर से मैं यहां पर लिए लेता हूं, और ये फिर से बेस हो जाएगा, और ये फिर से जो जाएगा तो √5 गिरेगा, और √5 की वैल्यू 2.236, यानी कि 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 2 से तो लगभग ज्यादा ही है। लेकिन अब जब तुमको ये पैटर्न पता चला तो यहीं पर ये वाला पैटर्न चेंज हो गया। देखना कैसे चेंज हुआ, और यही से जो आया है उसी को स्कूल में बताया है सर ने। देखना इधर √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मानो, √5 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, बेस 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा, तो बेस इज इक्वल टू √4, और √4 खुलेगा तो क्या हो जाएगा
यानी कि बेस तो तुम 2 यूनिट ले सकते हो ना। तो इस वजह से अब एक दूसरी नंबर लाइन खींचते हैं जिसमें ये 0, ये 1, ये 2 और इसके बाद ये 3 के बीच में आएगा तो ये 3। अब इसमें क्या आया, बेस 2 यूनिट। तो जब बेस 2 यूनिट आया तो 0 से लेकर क्या 2 तक इसी तरह से हाईलाइट नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर 1 के लिए हाईलाइट करते थे। तो 0 से लेकर 2 तक हाईलाइट किया और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर 1 यूनिट बनाया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट आया और ये 1 यूनिट आया। तो जो ये हाइपोटेनस होगा ये कितने यूनिट बनेगा, √5 यूनिट। और जब √5 यूनिट होगा तो अब ये इसी तरह से यहां से ले जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, √5 यूनिट। ये तरीका है स्कूल में बताया है। तो सोचो ये कहां से पता चलेगा कि बेस 2 यूनिट लेना है। तो उसके लिए तो पहले इतनी प्रैक्टिस तो जरूरी है ना एक बार करने की। इस वजह से है मैं फिर एनसीईआरटी नहीं बताया करता। और इसीलिए है नहीं बताया था क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट √5 दिया। तो बताओ पहले अगर इस तरह का तरीका नहीं पता होगा तो ये कहां से समझ में आएगा। तो अब कर सकते हो और उनको मतलब ही नहीं कि तुमको डायरेक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब जब तुम अब पढ़ोगे तो तुम केवल √5 के बारे में पढ़े हो, इसको तो पढ़े नहीं हो। तो मेन तो तुमको पता ही नहीं कि ऐसा किया तो क्यों किया। अब समझ में आना चाहिए, इसके बाद इसको पढ़ने के बाद ही तो समझ में आएगा कि अगर ऐसा किया गया है तो क्यों किया गया है, उसका ये रीजन है। आएगा ही नहीं आएगा, चिंता ही नहीं करो, आएगा। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया जाएगा, टूट जाएगा, 2 हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे बस। एक चीज और जाते जाते देख लो, ये तो इसी में बनाना। अब इसी फिगर को मैं इसमें ओवरलैप कर रहा हूं, दोनों को जोड़ रहा हूं। 2 यूनिट लेना बेस में, तो यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट ले लिया। अब 2 यूनिट के बाद जितना ये है उतना ही ऊपर तक खींचेगा 1 यूनिट पर। तो ये यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट खींच जाएगा। और ये वाला पॉइंट ऐसे मिल जाएगा। अब देखो तो ये जो लाइन है ये √5 वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये भी √5 वाली लाइन है। तो देखो ये बिल्कुल उसी पॉइंट पर तो आ रहा है, ना। तो मतलब कि तुम √5 चाहे इस तरीके से बनाओ चाहे इस तरीके से बनाओ। और एक तरीका भी और है, अगर यहां पर मैं परपेंडिकुलर को 1 ना लिए होता, मैं बेस को 1 ले लिया होता, तो तब कंडीशन चेंज होकर परपेंडिकुलर मेरी कितनी आने लगती, 2 यूनिट। क्योंकि यहां पर अगर मैं b को बस p कर दूं तो ये मेरा अब b की जगह क्या बनने लगेगा, ये इधर करना था। तो अब p मेरा क्या बनने लगेगा, 2 यूनिट। तो यानी कि अब बेस 1 यूनिट और परपेंडिकुलर 2 यूनिट। तो अगर मैं बेस 1 यूनिट लूं और परपेंडिकुलर में 2 यूनिट कर दूं तो भी मैं जोड़ दूं तो भी वो लाइन किसकी बनेगी, √5 की। और देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन तो बिल्कुल सेम लेंथ की दिख रही ना। तो देखो चाहे तुम √5 ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ और चाहे जैसे बनाओ, गिरेगा तो ये यहीं पर। और इस तरीके से है ये इर्रेशनल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होती है। आया समझ में। लेकिन ये तो अभी सिर्फ नेचुरल नंबर का था, अभी इंटीजर बाकी है, पता है ना। अभी ये तो ट्रेलर, तो अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है, कल कर लेंगे।